जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पॉलिटी के क्लास में पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मूल अधिकार को शुरू किए थे, नागरिकता को ख़त्म कर दिए थे भाग 2 को, और भाग 3 में मूल अधिकार में हम लोग शुरू किए थे। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। पीछे वाला पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ आई बटन में आपको यहाँ लिंक दे देंगे। तो 12 नंबर अनुच्छेद क्या था? 12 नंबर अनुच्छेद था मूल अधिकार की परिभाषा थी, राज्य की परिभाषा थी कि कौन कौन से राज्य कहते हैं, और राज्य कभी भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही नियम बनाएगी। 13 नंबर में कहा था कि अगर किसी के मूल अधिकार पर ठेस पहुंचता है तो आपके मूल अधिकार को छोटा किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। तो ये 12-13 तो कह दिया था। उसके बाद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार था, जिसमें बराबर किया जा रहा था सभी लोगों को। तो उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे पिछला वीडियो में। हम लोग के मूल अधिकार को लगभग 7 भागों में बांटा गया। हम लोग के मूल अधिकार को 7 प्रकार में बांटा गया है, और उन प्रकारों को टॉपिक वाइज करके अलग अलग अनुच्छेद को बांट दिया गया है। जैसे कल पढ़े थे हम लोग समानता का अधिकार, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? 14 से लेकर 18 तक, फिर 18 से बाद अब चालू होगा। तो पहले उन लोगों को देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से इनके भीतर जाके हम सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्या है? समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से लेकर 27 तक, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये कौन सा है? ये है 29 और 30 अनुच्छेद। और उसके बाद है संपत्ति का अधिकार 31 नंबर अनुच्छेद, और 32 नंबर अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 31 है, जो ये 6 नंबर अधिकार है हम लोग का, संपत्ति का अधिकार, इसको अब हम लोग मूल अधिकार में से खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म करना पड़ा था? संपत्ति का अधिकार मतलब आपकी संपत्ति कोई आपसे छीन नहीं सकता है, यही इसमें लिखा गया था संपत्ति का अधिकार में। लेकिन बाद में दिक्कत होने लगा। मान लीजिए रेलवे को अपना रेल बनाना है, सड़क बनाना है सरकार को, तो किसी की जमीन से होकर गुजरता था तो उन लोग जमीनें नहीं देता था, कहता था आप जमीन नहीं देंगे, हमारा मूल अधिकार है। और सरकार जबरदस्ती करती थी तो चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाता था। इस तरह तो गड़बड़ हो जाता, ना रेल लाइन बिछता, ना कहीं फैक्ट्री बिछता, ना कहीं मान लीजिए इसरो का कुछ प्लांट बनाना है, चाहे कोई सरकारी चीज़ बनाना है, तो जमीनें नहीं मिलेगा सरकार को, सब जमीन तो आदमी का है, कोई देवे नहीं करता था। इस तरह से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस संपत्ति के कानून को उठा करके और इसको मूल अधिकार में से निकाल दिया गया, और मूल अधिकार में से निकाल के कहाँ रख दिया गया है? इसको 300 के क में रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय इसको निकाल दिया गया था 1978 में, और 300 के क में इसको लिख दिया गया है, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपकी संपत्ति आपसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति ले लेगी और उसका मुआवजा आपको दे देगी। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, न कि आपका मूल अधिकार है वो। तो हम बारी बारी से अब पढ़ेंगे। तो 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है वो तो हम पिछला वीडियो में पढ़ लिए, उसको पहले आप देख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, वो 19 से लेके अनुच्छेद नंबर 22 तक है। तो 19 नंबर अनुच्छेद में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद है ना संविधान का कि इसमें समझिए मूल अधिकार के अंदर मूल अधिकार है, मिनी मूल अधिकार इस पर एक प्रकार से है ये। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो एक मूल अधिकार के अंदर हम लोग को इतना पावर दे देती है 19 नंबर, कि हम लोग बहुत अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसी के चलते हम लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, नहीं तो गुलाम हम लोग महसूस करते हैं। इस सब हम लोग का जो 19 नंबर आर्टिकल में जो भी बातें लिखी गई हैं, अंग्रेज हम लोग से सब ये सब छीन लिए थे, इसीलिए हम लोग कहा जाता था हम लोग गुलाम है। अब इसमें 19 में देखिए क्या क्या बातें लिखी गई हैं। पहला नंबर लिखा गया है 19 के नंबर 1 नंबर में कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप कुछ भी साइन से, कुछ बिना बोले आप कुछ ऐसा साइन दीजिए कि लोग समझ जाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे लोग ये वाला चिन्ह देख रहे हैं, ये विक्टोरी का चिन्ह है। लड़कियां सब चाहे लड़का भी ऐसे मुंह बना के विक्टोरी वाला फोटो खींचेगा, सेल्फी डालेगा, देखे होंगे आप। तो ये विक्टोरी का चिन्ह है, ये लाइक का चिन्ह है। किसी का पुतला फूंक दीजिए, तब बिना बोले आप पुतला फूंक रहे हैं, तो इसका मतलब
विरोध कर रहे हैं आप, कहीं पर काला झंडा फहरा दीजिए, ये सब अभिव्यक्ति है। अपना तिरंगा झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता है, अपना तिरंगा झंडा फहरा आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, सब चीज़ की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब ऐसा ना कि गरियाइए किसी को, बोलने का स्वतंत्रता ही ना कि नरेंद्र मोदी को, चाहे कोई नहीं जो मेन बढ़िया बढ़िया आदमी है, अधिकारी को, चाहे किसी को भी आप अपने सगे संबंधी को गरियाने लगेगा, थोड़ी ना कहेगा कि 19 नंबर आर्टिकल तो लिखा है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, देश विरोधी कोई भी बात नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचे। सबको अपना आत्मसम्मान है ना, पहले ही लिखा गया है कि मूल अधिकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बढ़िया बात बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, उसका प्रशंसा करना चाहते हैं तब भी अपना कोई प्रशंसा करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। आपको झंडा फहराने का अधिकार है, तिरंगा आप भी फहरा सकते हैं कहीं पर। फिर आरटीआई मांगने का अधिकार है, सरकार से आप आरटीआई मांग सकते हैं कि बताइए हमको रोड बना था, उसमें कितना खर्चा लगा था, कितना पैसा पास हुआ था, सबका हमको लेखा जोखा दीजिए, सरकार को देना पड़ेगा। आप अपना प्रेस खोल सकते हैं। मीडिया, आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारी मीडिया बन गई हैं, सोशल मीडिया, फिर जो नेशनल मीडिया भी हैं। लेकिन नेशनल मीडिया का तो छोड़िए, उन लोग तो बाहर से दिखेगा कि उन लोग मीडिया है, लेकिन पीछे से तो सब सरकारें का हिस्सा है उन लोग। तो 19 नंबर, 1 नंबर में हम लोग को बहुत सारी स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की स्वतंत्रता मिलती है सबसे अधिक। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, बढ़िया बढ़िया देश जो चाइना वाइना है वहाँ पर तनी सरकार के विरोध में कुछ भी बोलिए ना, मरवा देगा, सीधे खत्म करवा देगा। तो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी अभिव्यक्ति। हम लोग पुतला जला सकते हैं, नेता का पुतला, जो किसी भी सरकार का एक बार पुतला तो जलना निश्चित है। उसके बाद आरटीआई, प्रेस, मीडिया, कुछ भी चला सकते हैं हम लोग, अपना हर चीज़ की स्वतंत्रता है, लेकिन दायरे में, कानून के अंदर रह के करना है, ना कि किसी को गरियाने लगिएगा, कहिए कि बोलने की स्वतंत्रता है तो आपको सजा दी जाएगी। 2 नंबर में इसी में लिखा गया है, 2 नंबर में, कि अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो सभा भी कर सकते हैं। आप जो अच्छा बोलेगा वही ना सभा करेगा, नहीं तो कोई कुछ बोलने ही नहीं आएगा मंच पे और वो आदमी बटोर के सभा करेगा तो कोई टिकेगा। आप सभा भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि आप अच्छा बोल लेते हैं तो अपना सभा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर ही ना कि देश आतंकवादी वाला सभा मत कीजिएगा कि यहाँ पर बम फोड़ना है, ये सब ना, बढ़िया बात के लिए आप सभा कर सकते हैं। 3 नंबर कहा है कि आप संगठन भी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जब सभा करने लगे आप तो आदमी आपसे जुड़ने लगे तो आप संगठन बना लीजिए। बहुत सारा संगठन है, सब हर जाति का एक संगठन है, हर धर्म का एक संगठन है। जैसे आरएसएस सुने होंगे आप, मुस्लिम लीग सुने होंगे, फिर हर जाति वाला यादव वंश का संगठन है, कोयरी वंश का संगठन है, हर चीज़ का संगठन बनाया है। कोई अपना संगठन बनाया है, कुछ मतलब एनजीओ जैसा हो गया, कुछ सेवा करने के लिए कोई संगठन बना हुआ है। कुछ भी आप अपना संगठन बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। फिर 4 नंबर में इसी में कहा गया है कि अगर आप संगठन बना लिए तो अब दुनिया में, हम लोग दुनिया में ना, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई टोक नहीं करेगा। भारत के किसी भी स्टेट में जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको कोई नहीं रोक टोक करेगा। इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाइए, हर जगह आप घूम सकते हैं, आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें क्या कहा है कि आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए 5 नंबर में कहा है कि मान लीजिए घूमने गए और आपको वहाँ रहने का मन करने लगा, तो वहाँ रहने दिया जाएगा कि नहीं रहने दिया जाएगा? तो आप कहीं के भी हैं, इंडिया में आप कहीं भी गए, घूमने गए, आपको पसंद आ गया वो जगह, आप वहाँ बस सकते हैं। 5 नंबर में कहा गया है कि आप बसने की स्वतंत्रता है आपको, आप कहीं भी बस सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं टोक नहीं करेगा। आप वहाँ बस भी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। उसके बाद आप बसेंगे तो आप कैसे बसिएगा? कहीं रोड पर जाकर नहीं ना सोतिएगा, चाहे बस स्टैंड पर नहीं ना सोइएगा, आपको अपनी संपत्ति खरीदनी पड़ेगी। तो 6 नंबर में कहा है कि आप अपनी संपत्ति भी खरीद सकते हैं, संपत्ति की स्वतंत्रता है। संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, या किराए के मकान में रहिए या अपना जमीन खरीद लीजिए, तो आप संपत्ति खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, वहाँ खरीद के आप बच सकते हैं। फिर इसी में 7 नंबर में कहा है कि आपको व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। आप वहाँ रहिएगा, गए घूमने, पसंद आ गया, बस गए, बस के अपना संपत्ति खरीद लिए, तो कितना दिन पैसा आपके पास रहेगा? आप वहाँ कोई ना कोई तो व्यवसाय करना पड़ेगा ना, चिनिया बादाम भी बेचिएगा ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपको अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आपको कोई नहीं रोकेगा। हालांकि देश के दायरे में रह के करना है, जो कानूनी रूप से होता है, ना कि जाके व्यवसाय करने का छूट है तो दारू बेचने लगी है बिना लाइसेंस का किसी दूसरे राज्य में, चाहे बिहार में बंद है,
कानूनी अपराध है यहाँ पर, तो दारू बेचिए कहिए कि हमको स्वतंत्रता है व्यवसाय करने की, तो आपको बढ़िया से ले जाकर लतियाएगा। तो इसमें क्या देखे 19 में हम लोग बहुत प्रकार की स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसमें से एक स्वतंत्रता को हम लोग को मूल अधिकार में से हटा दिया गया। अब पीछे ही बताए थे, इसमें भी आपको दिख रहा होगा संपत्ति, जहां जहां संपत्ति है मूल अधिकार में उसको हटा दिया गया। आप कहीं भी गए हैं, आप संपत्ति खरीद लिए हैं, अगर वो सरकार के काम में जमीन आ गई तो आपसे वो जमीन ले लेगी, आपको कुछ करने नहीं देगी। आप कोर्ट में जाएंगे तब भी आप हार जाइएगा, क्योंकि उसको हटा दिया गया है मूल अधिकार से और इसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। कहां पर इसको रख दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को 300 के कौ में रख दिया गया है। हालांकि ये भी ठीक किया गया है, इसको कानूनी अधिकार में तो रखा गया है ना। आपका जमीन, आपका पट्टीदार, आपका दयाद, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे आपके मोहल्ले का कोई गुंडा आदमी है, आपका जमीन नहीं छीन सकता है। लेकिन सरकार चाहेगी तो आपकी जमीन ले सकती है, उसके बदले में आपको मुआवजा देगी और आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये 300 के कौ में रख दिया गया है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना देख लिए। 19 नंबर को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 19 नंबर। हम लोग को समझिए, इतना चीज दे दिया है, एक आम आदमी को यही न चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? कहीं बोल ले, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब हम समझाएं कि किसी भी साइन, कोई ऐसा साइन दीजिए कि लोग समझ जाएं। ऐसे लड़कियों को देखे होंगे, अगर लड़का प्रपोज करता है तो पहले यहीं से अब मुंह बनाएगी तो उस समझिए क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है कि नहीं, अभी नहीं, अभी लगे रहो। फिर जब कुछ दिन ट्राई करते करते तब अगर ऐसे करके स्माइल दे दी तो ये समझिए कि लाइन हरी झंडी मिल गया। तो यही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अभिव्यक्ति समझ रहे हैं ना, कोई ऐसा इशारा कीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है वो। फिर आप अपना प्रेस भी खोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कहीं जाके घूम सकते हैं, उसके अलावा कहीं जाके बस सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन ये आप मूल अधिकार आपका नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 6 नंबर में आप व्यवसाय कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये 19 नंबर देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। उसके बाद देखिए 20 नंबर। 20 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको भी आपको समझना चाहिए। 20 नंबर में हम लोग को 2-3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार की। 1 नंबर कहता है कि आपको एक गलती के एक सजा। क्या कहता है? एक गलती का एक सजा। अगर आप एक गलती किए हैं ना तो आपको एक ही सजा मिलेगा। एक गलती का एक सजा। एक मर्डर किए हैं तो एक बार ही सजा मिलेगा, ये ना कि एक मर्डर किए हैं उसका सजा है 20 साल तो आपको 40 साल दे दिया गया ना, ऐसा नहीं होगा। एक गलती का एक सजा। अगर 2 मर्डर किए हैं तो आपको 2 सजा मिलेगा। ये मत समझिएगा कि 1 मर्डर करो चाहे 10 मर्डर करो एक ही सजा मिलता है ना। आपको अगर चोरी किए हैं तो चोरी के एक बार चुराए हैं किसी घर से तो आपको एक ही बार सजा मिलेगा, ये ना कि जेल से छूटा अब फिर देखा कि अरे भाई ये तो मर्डर किया था ना, 10 बरस का सजा इसको मिला था ना, फिर से जज साहब देखें, फिर से बुला के जेल में अब फिर से आपको दे दिए कि फिर से आप 10 साल करो। जब तक दूसरा मर्डर आप नहीं कीजिएगा तब तक दूसरा सजा आपको नहीं मिलेगा। तो एक गलती का एक सजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किसी से दुश्मनी रहेगा तो आपको हमेशा फंसवाता रहेगा। अगर जज से मिला जुला है तो, पुलिस से मिला जुला हुआ आदमी है तो आपको एक ही गलती की है, आपको बार बार सजा दे के आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें संविधान में लिखा गया है कि अगर आप एक गलती की हैं तो आपको एक ही सजा मिलेगी। और 2 नंबर देखिए इसमें क्या लिखा गया है। 2 नंबर लिखा गया है कि गलती की जो सजा मिलेगी ना उस समय के कानून के अनुसार मिलेगी। उस समय के, जब आप गलती किए हैं, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अपराध जब आप किए हैं ना, अपराध के समय अनुसार सजा। मतलब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए 2002 में कोई आदमी है मंगरू, वो किसी का मर्डर कर दिया है 2002 में, पीछे 2002 में वो मर्डर कर दिया है किसी आदमी का, जेल में गया है। उसका अभी सजा का जो उसको कोर्ट में केस लड़ेगा ना, केस लड़ रहा है, केस लड़ने में पता चला कि केस 20 बरस खिंचा गया, और 20 बरस खिंचा गया और 2002 से कहाँ जाएगा, वो 2022 में आ जाएगा। और 2022 में मान लीजिए मर्डर करने का सजा बन गया है कि 10 साल सजा नहीं रहेगा, अब 20 साल सजा रहेगा। तो अब मान लीजिए 2022 में जज उसका सुनवाई, उसका फैसला किए 20 बरस बाद, और फैसला किए और फैसला में हो गया कि इसको दोषी करार दिया जाता है।
जो मंगरू है वो दोषी है, वो मर्डर किया है, इसको दोषी करार दे दिया गया। और वो कब का मर्डर किया था? 2002 में किया था। तो जब दोषी करार दिया जाएगा तो उसको कितना वर्ष का सजा दिया जाएगा? उसको 10 वर्ष वाला सजा दिया जाएगा। कितना वर्ष वाला? 10 वर्ष वाला। काहे कि वो मर्डर कब किया था? 2002 में। अब भले कानून बन गया है कि 20 साल का सजा रहेगा, ये हम बताने के लिए कह रहे हैं। ये कानून हमको उतना नहीं पता है कितना दिन का सजा रहता है, ये जज जानेगा। मान लीजिए अब 20 साल हो गया है तो उसको 20 साल का सजा नहीं दिया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि कब मर्डर किया था। जज साहब पन्ना पलटेंगे, देखेंगे 2002 में मर्डर किया था। अच्छा, 2002 में मर्डर का सजा क्या था? 2002 में मर्डर का सजा था इसको 10 साल सजा। तो उसको क्या किया जाएगा? 10 साल सजा दिया जाएगा। मतलब जब वो सजा किया, जब वो मतलब अपराध किया था, उस समय कानून के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा, भले ही न्याय उसको कभी भी मिले। मान लीजिए चोरी करने का कुछ जुर्माना लगता है और कुछ बरस का जेल होता है, और देखेंगे हम लोग कि पहले चोरी करने का सजा था कि हाथे काट दिया जाता था, तो वो आज के कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगा। ये नहीं कि दिखा दिया जाएगा कि मौर्य काल में चोरी अगर कोई करता था तो उसका हाथ काट लिया जाता था, शेरशाह सूरी उसका हाथ काट लेता था, चौराहा पर लटका देता था, चोरी करने का सजा बहुत कड़ा था तो हम इसका हाथ कटवा देते हैं। नहीं, वो जब चोरी किया उस समय कानून कौन सा है? मान लीजिए भविष्य में मर्डर करने का कानून फांसी का हो जाए और हम अभी मर्डर किए हैं, तो हमको जब दोषी करार दिया जाएगा तो फांसी नहीं दिया जाएगा, हम लोग को अभी वाला कानून पर सजा दिया जाएगा। ये आपको जानना चाहिए, नहीं तो आपको कोई भी आपको कुछ भी आपके साथ कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। वकील सब आपसे पैसा लेके घुमा फिरा देगा। आपको अपना जो मूल अधिकार है आपको जवा से जानना चाहिए। तो अपराध के समय के अनुसार आपको सजा मिलेगी। और 3 नंबर में कहा है, 3 नंबर में कहा है कि आपको अगर सजा हो गई ना तो सजा के बाद भी आपको संरक्षण मिलेगा। सजा के बाद भी संरक्षण देना है कैदी को। इना की सजा मिल गया, दोषी करार हो गया वो, तो उसको छोड़ दो, संरक्षण मत दो। अब उसका जो एंटी पार्टी है आके उसको मार के चला जाए, ऐसा नहीं, उसको संरक्षण देना है। जितना साल का आप सजा दिए हैं, जेल में जाइएगा तो वहां पर आपको बहुत अच्छा तरह से संरक्षण मिलता है। तो 20 नंबर में आपको बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक गलती की बस एक ही सजा मिलेगी। फिर कहा गया है 2 नंबर में कि जज साहब को ये ध्यान में रखना है कि अपराध के समय के अनुसार उसको सजा देना है, ये ना कि भविष्य में क्या कानून बनेगा या उधर अतीत इतिहास में कौन सा कानून था उसके अनुसार सजा नहीं देना है आपको। जब वो मर्डर किया, चाहे कोई भी अपराध किया, उस समय के कानून के अनुसार उसको सजा देना है। फिर 3 नंबर में कहा है कि सजा के बाद भी आपको संरक्षण देना है कैदी को, इन्हें कि छूटा नहीं छोड़ देना है कि कोई आके मार के चला जाए। आतंकवादी भी अगर जेल में रहता है ना तो उसका भी संरक्षण दिया जाता है, उसको भी पूरा बढ़िया से कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर कोर्ट से जेल में लाया जाता है, कोई कुछ उसको करे नहीं। तो ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता देख लिया। इसी में 20 नंबर में एक और ही बात कहा गया है। 20 नंबर में कहा गया है कि जब तक किसी आदमी पर कोई केस चल रहा है तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता है। अगर दोषी साबित नहीं हुआ ना तो निर्दोष माना जाएगा। मान लीजिए कोई हमारा पट्टीदार है, हम पे केस कर दिया, इस पर केस कर दो, इसका जिंदगी फंसा दो कि कभी इसका सर्विस नहीं होगा, कभी कोई नौकरी नहीं होगा, कोई भी अधिकतर होता है। तो मान लीजिए केस तो कर देगा, तो उस समय हम दोषी करार नहीं होंगे, हम उस समय भी निर्दोषी रहेंगे, हम अपना केस लड़ेंगे। और जब तक हमको जज दोषी नहीं करता है, मान लीजिए 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 10 बरस तक मान लीजिए हम केस लड़ते रह गए और अंत में जाके जज साहब क्या कहें कि नहीं आप निर्दोष हैं। अगर हमको निर्दोष साबित कर दिए तो हमको निर्दोष, अगर उस समय हमको दोषी साबित कर दिए तो उस समय हम दोषी माने जाएंगे। ये कि अभी हम पे केस हुआ है, हम केस लड़ रहे हैं, तो हमको दोषी नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई मर्डर भी किया है तो उसको जेल में रखा जाता है, न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, उसको बेल नहीं दिया जाता है कि फिर किसी का मर्डर न कर दे, तो उसको बेल नहीं मिलेगा। तो जेले से केस अपना लड़ रहा है, लेकिन अभी भी साबित नहीं हुआ है कि वो मर्डर किया है, उसको सजा नहीं दी गई है, उसको दोषी करार नहीं दिया गया है, तब तक वो निर्दोष ही माना जाएगा। भले जेल में है लेकिन वो निर्दोष है। लेकिन जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हुआ और जज उसको दोषी करार दे दिए, उसका सजा सुना दिए, तब उस दिन से वो दोषी माना जाएगा, उसके पहले वो निर्दोष माना जाएगा। यही कहा गया है उसमें कि आप पे केस चल रहा है तो इसका मतलब आप दोषी नहीं हैं, आप निर्दोष हैं जब तक जज आपको दोषी करार नहीं देता है। तो 20 नंबर आर्टिकल देख लिए। अब 21 नंबर आर्टिकल देखिए। 21 नंबर भी आर्टिकल अपने आप में बहुत शक्तिशाली आर्टिकल है। ये दोनों का देखें बहुत हम लोग को कितना फायदा दे रहा है दोनों आर्टिकल। ये दोनों नहीं रहता तो
कौनो हम लोग को चरा के चल जाता। जिसकी सरकार रहती जौन मन तौन कर लेती, हम लोग को ना बोलने देती, ना बसने दी, ना कोई हमको व्यवसाय करने देती, खत्म हो जाते। जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, गुलाम समझते अपने आप को। फिर 20 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर को देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 21 आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारा जान कोई नहीं ले सकता है। हमारा जो जान है, हमारा जो प्राण है, वो कोई नहीं ले सकता है। और दैहिक स्वतंत्रता, हमारा इज्जत भी कोई खराब नहीं कर सकता। ये नहीं कि मर्डर ही कर दिए तो यही जान नहीं है। कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, अगर उसका इज्जत खराब कर दीजिए, उसको कहीं पर ऐसा जगह असली मतलब ऐसा जगह उसको कुछ ऐसा कर दीजिए कि उस अपने आप को घुटन महसूस करने लगे, उसको ज़िंदगी बेकार लगने लगे। मान लीजिए कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, समाज में उसका इज्जत है, और आप उसको रोड पर घुमा दीजिए नंगा, आप फिर उसको छोड़ दीजिए। मारे नहीं है लेकिन रोड पर उसको नंगा घुमा दिए। अब वो जब उस समाज में आएगा तो लोग हंसेंगे, वो अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा और वो सुसाइड कर लेगा। तो इसीलिए इसमें दैहिक स्वतंत्रता भी, किसी के इज्जत पर आप आंच नहीं ला सकते हैं। किसी का अपना इज्जत है, उसके इज्जत पर आंच नहीं दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। उसका मूल अधिकार है वो, और सरकार भी नहीं देगी। और प्राण का भी कोई व्यक्ति हम लोग का प्राण नहीं लेगा, चाहे सरकार भी नहीं हम लोग का प्राण लेगी। हम लोग के प्राण की गारंटी कौन है? हम लोग खुद से कहते हैं, खुद खुलेआम कहते हैं ना कि कौन हमारा जान ले लेगा? कोई नहीं लेगा। काहे नहीं लेगा? कहें कि इसको मूल अधिकार में रखा गया है 21 नंबर में। अगर ये आर्टिकल 21 नहीं रहता, कोई मार के चला जाता, कुछ नहीं होता, कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करता है। लेकिन इसमें लिखा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको अपना, आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत पर भी कोई नहीं आप सवाल उठाएगा। और आपके प्राण आप खुद भी नहीं ले सकते हैं, अपना प्राण खुद सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। अगर सुसाइड करने गए, आप मर गए तब तो ठीक है, लेकिन बच गए, अब पुलिस को पता चल गया कि आप सुसाइड करने गए थे, लटके थे लेकिन मरे नहीं थे, तब समझिए कि आपको जेल में लेके डाल देगा। कहेगा कि अरे बाप रे, प्राण ले रहा है, तो कहेंगे हम तो खुद का ना प्राण ले रहे थे ना। आपको अपना प्राण भी आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए सुसाइड को भी एक कानूनी अपराध माना जाता है। जैसे रोड पर चलते हैं आप किसी दूसरे का भी प्राण नहीं ले सकते हैं, अपना भी प्राण नहीं ले सकते हैं। आपकी गाड़ी धुआं देती है तो आप पुलिस चालान मारता है ना, कहें कि आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, उससे लोग को फेफड़ा में दिक्कत होगा, सांस में दिक्कत होगा, उसका फेफड़ा खराब होगा और मर जाएगा। इसलिए चालान काटा जाता है कि आपकी गाड़ी को ठीक कीजिए। और अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तब भी चालान काटा जाता है। तब तो आप सोचे, कहते होंगे कि अरे हम न मरब, हम, आपको क्या दिक्कत है, हम न मरेंगे? तो ना, आप भी नहीं मर सकते हैं। आपको अपने प्राण को भी बचा कर रखना है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तब भी चालान कटता है, और आप धुआं नहीं बनवाए हैं तब भी चालान कटता है। और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें आपका एक कानून भी बना था इधर, किसी के प्राण सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करे, किसी का इज्जत पर आंच मत आए। इसके लिए जैसे कोई लड़का अगर फेल हो जाता है ना, कोई लड़का फेल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहा था कि उसके माता पिता उसको डांटेंगे नहीं और उसको मारेंगे भी नहीं, और उसके टीचर भी नहीं डांटेंगे मारेंगे, नहीं तो उन पर केस हो जाएगा। कहें कि जब कोई फेल होता है, अगर उसको मान लीजिए डांटने लगिए, मारने लगिए, तो उसका आत्मसम्मान खराब होगा और जाकर सुसाइड कर लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आप उसको समझाइए, उसको मारना नहीं है। अगर मारने के लिए आप तो कोई FIR कर दिया ना, तब फंस जाइएगा। टीचर हो या अभिभावक हो, कोई नहीं मारना है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ गए। और 21 में एगो चीज और ही कहा गया है, निजता की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है? निजता मतलब प्राइवेसी। प्राइवेसी की स्वतंत्रता है। आप कुछ नई चीज बताना चाहते हैं, आप कुछ अपना चीज गुप्त रखना चाहते हैं, तो आपसे जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता है। आपका जो पासवर्ड हो गया, आपका जो पिन हो गया, आपसे जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता है। आपके मोबाइल में कुछ प्राइवेट चीजें हैं, आप उस पर पासवर्ड लगाए हैं, तो कोई व्यक्ति भी, कोई सरकार भी नहीं, पुलिस भी नहीं, कोई भी नहीं, आपसे कोई भी वो पासवर्ड जबरदस्ती नहीं ले सकता है। आपका मन है तो बताइए, नहीं मन है तो मत बताइए। निजता के अधिकार है। आप इन्हें किसी राती में जाके किसी का कमरा में ढुक जाइए, ढुक के देखिए क्या कर रहा है, कर देगा FIR, तब फंस जाइएगा। कोई भी हो, आपका कोई दोस्त भी हो, वो भी FIR कर देगा कि हम कमरा बंद किए थे और आके हमको देख लिया, तो फंस जाइएगा आप। इसीलिए कभी भी किसी घर में जाना चाहिए, दरवाजा खटखटा के जाना चाहिए। आप कुछ चीज़ अपना गुप्त रखना चाहते हैं तो कोई नहीं ले सकता है, प्राइवेसी।
लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम लोग की प्राइवेसी कोई नहीं जानता है, लेकिन सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग के मोबाइल के अंदर क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ लेके जब चाहेगी हम लोग का हर चीज़ निचोड़ सकती है। लेकिन अगर कोई, जब तक हम लोग गलत काम नहीं करेंगे तब तक कोई हम लोग की प्राइवेसी का आँच नहीं लगाएगा। नहीं तो सरकार जब चाहेगी, अगर आपको शक हो गया कि आप आतंकवादी हैं तो आपका हर चीज़ डिटेल चेक कर लेगी वो। आप हलम करिएगा कि हमारा प्राइवेसी का, देश विरोधी कानून में सब आपका मूल अधिकार खत्म हो जाता है। देश विरोधी कोई भी काम करेंगे सब मूल अधिकार खत्म। एक बात कहा जाता है कि प्राइवेसी इज नथिंग लाइक डेमोक्रेसी, मतलब आज के ज़माने में प्राइवेसी कुछ नहीं है, आपका सब चीज़ सरकार जानती है, जैसे डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया है आजकल। तो आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार, इसी में 21 का क एक बनाया गया है। क्या है 21 का क, इसको बाद में जोड़ा गया था 2002 में इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा। 21 के कम में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को आपको फ्री में शिक्षा देना है। तो दिया भी जाता है सरकारी स्कूलों में, मैट्रिक तक आपसे कोई पैसा थोड़ी ना लिया, तो सरकार हर जगह गवर्नमेंट स्कूल चलाती ही है। तो 21 का कम में क्या कहा गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री में शिक्षा देना है। अब ये जो 20 और 21 आर्टिकल है ना, ये 20 और 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको 20 और 21 को कहा गया है कि आपातकाल भी अगर राष्ट्रपति लगाएंगे ना तो ये 20 और 21 आर्टिकल आपका ख़त्म नहीं होगा। ये कभी भी इस पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते। हम कल आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि राष्ट्रपति हम लोग के मूल अधिकार को रोक लगा सकते हैं। अगर देश में कोई भी संकट है तो राष्ट्रपति हम लोग के हर मूल अधिकार को आपातकाल के दौरान उसको रोक लगा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को नहीं रोक लगाएंगे। अगर मान लीजिए देश में कोई संकट है तो आपका 19 आर्टिकल खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं बोलिएगा, ना घूमिएगा, ना सभा कर सकते हैं, ना संगठन कर सकते हैं, ना आप व्यवसाय कर सकते हैं, सब चीज़ बंद कर दिया जाएगा आपका, एकदम कर्फ्यू बंद, सब चीज़ कुछ ना, इतना ही बंद हो जाता है। लेकिन 20 और 21 कभी नहीं बंद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 20 21 कभी बंद हो गया ना, मान लीजिए राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिए, 20 21 खत्म, तो आप बहुत संकट में फंस सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संकट में फंस सकता है, उसका गलत मिसयूज होने लगेगा। 20 नंबर देखिए, इसमें कहा गया एक गलती का एक सजा। अगर मान लीजिए आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति से कह के अब बंद करवा दिए, किसी कोई जज अपना खूब सजा दे दिया, एक ही गलती किया है लेकिन हर चीज़ का सजा उसको दे दिया। चाहे अपराध के समय ना कहेगा कि ना, बाद में जो कानून बना था ना अंग्रेजों के ज़माने में, चाहे उधर शेर शाह सूरी के ज़माने में मर्डर का फांसी था, चोरी करता था तो हाथ कटवा देते थे। आपातकाल लगा है, आपका अगर 20 आर्टिकल खत्म है, आपको कुछ सजा दे देगा जज, खिसिया रहेगा। तो चाहे मान लीजिए राष्ट्रपति से सिफारिश करके कोई पार्टी है जिसकी सरकार है, और राष्ट्रपति सिफारिश करके 20 21 पर निलंबन लगवा दी, अब 20 21 खत्म। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 नंबर, आपकी प्राण की गारंटी लेकर बैठा है कि हम आपका जान नहीं लेने देंगे, कौन 21 नंबर आर्टिकल। और राष्ट्रपति आपातकाल हटा दिए, आप मतलब आपका 21 नंबर और 20 नंबर पर निलंबित कर दिए हैं आपका मूल अधिकार। धड़ संसद में सब विपरीत पार्टी वाले को, विपक्ष वाले को, सब को मार के खत्म कर दो और अपना राज करो। हो सकता है ना ऐसा? तो इसीलिए कहा गया है कि 21 नंबर और 20 नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा, इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। तो इतना समझ गए कि राष्ट्रपति भी इस दोनों आर्टिकल पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो 3 को हम लोग इसमें का देख लिए, 19 20 और 21 देख लिए। अब एक देखना है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग का खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 22 में हम लोग को संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, आपको गिरफ्तारी से ये बचाता है। इसमें 1 नंबर बात, ये कई गो बात इसमें कहा गया है, तो पहला पारी से हम लोग को देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। 1 नंबर में कहा गया है कि आपको कोई ऐसा ही गिरफ्तार नहीं कर लेगा। आप घर में चुपचाप बैठे हैं, दरोगा आया कहे कि चलो पुलिस आपको जेल में ले जा रही है, ऐसे नहीं करेगा। उसको पहले कारण बताना पड़ेगा कि क्यों जेल में ले जा रही है, उसको अपना आपका वारंट दिखाना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा कि आपके पर कोई FIR किया है
चाहे पुलिस FIR की है, चाहे कोई व्यक्ति FIR किया है, आपको इस जुर्म में आपको जेल में ले जाया जा रहा है। आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आसानी किसी को पकड़ के नहीं ले जाइएगा आप जेल में। तो आपको गिरफ्तारी संरक्षण पहला नंबर का है कि आपको वारंट दिखाना पड़ेगा। दूसरा नंबर में कहा है कि अगर आपको जेल में वो ले गया, पुलिस ना जेल में ले जाता है, जज साहब तो जेल में लेने नहीं आते हैं, पुलिस आपको कोई केस आप पे कर दिया है, FIR आप पे हो गया है, तो पुलिस आगे कारण दिखाई कि देखिए आपको FIR किया गया है, आप पे इस चीज़ का जुर्म लगाया गया है, आप चलिए जेल में। आपको जेल में वो पुलिस लेके चली जाएगी। जब जेल में पुलिस लेके चली जाएगी तो 24 घंटा के अंदर जज के सामने ले जाना है उसको, जज के समक्ष ले जाना है पुलिस को, जज के समक्ष। वो सशरीर, शरीर के साथ, सशरीर, इना कि उसका फोटो खींच के ना, अच्छा उसका फाइल लेके नहीं जाना है, उस व्यक्ति को लेके जाना है। पुलिस का ये कर्तव्य है कि 24 घंटा के अंदर जज साहब के पास, जेल में आपका जहाँ थाना होना होता है ना, थाना में जेल उतना बढ़िया नहीं होता है, खाना वाना कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पर पेशाबो करने का जगह नहीं, उसी में एक कोना में जगह बना देता है, जाइए उसमें पेशाब कीजिए, चाहे कुछ भी करना है उसी में कीजिए। एक दिन आपको वहाँ रखेगा, 24 घंटा के अंदर उसको जज के सामने ले जाना है। और जज के सामने ले जाएगा तो जज साहब देखेंगे, आपका बात सुनेंगे, तो हो सकता है कि आपको बेल भी दे दे कि बढ़िया, उतना खतरनाक जुर्म नहीं किया है, बढ़िया आदमी दिख रहा है, इसको बेल दे दो, और आप घर आ जाइएगा और वहाँ जाके कोर्ट में केस लड़ते रहिएगा जब तक आपका केस चलेगा। अगर मान लीजिए आप खतरनाक अपराधी है, किसी का मार के कपार फोड़ दिए, एकदम सीरियस है, अटकल है, मरने वाला है, तो आपका जज साहब देखेंगे तो बड़ा खतरनाक आदमी है, पुलिस कहेगी बहुत खतरनाक आदमी है सर, इसको बेल मत दीजिएगा, तो जज साहब देखेंगे कि ये खतरनाक आदमी है, इसको बेल मत दो, इसको जेल में डाल दो। तो अब वहाँ से जो जेल में डालेंगे वो न्यायिक हिरासत कहा जाता है, उसको जज के अंडर में वो जेल होता है, वहाँ पर पुलिस नहीं जाती है, वहाँ का जेलर होता है, वहाँ का जो भी सिस्टम है पुलिस से अलग होता है, वहाँ जज साहब का देख रेख होता है, तो उसमें डाल देगा वो। तो मेन निर्णय कौन करेगा? जज करेगा कि इसको रखना कहाँ है। और 3 नंबर में कहा गया है कि आप मान लीजिए आपको वारंट दिखा के वो जेल में लेके चला गया, 24 घंटा के अंदर जज के सामने लेके चला गया, तो आप जज से बतियाइएगा तो जज आपसे बात करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपको कानून पता ही नहीं है, ना धारा पता है, ना अनुच्छेद पता है, कुछ पते नहीं है। तो जज साहब से कहिएगा कि हम अपना बड़ाई करने लगेगा, जज साहब खिसिया जाएंगे, कैसे जज से बात करना है। तो आप अपना वकील रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप अपना वकील रख सकते हैं। वकील रखने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। 30 नंबर में कहा गया 3 नंबर में कि आप अपना वकील रख सकते हैं, आपको वकील रखने से कोई नहीं रोकेगा। जब आपको यहाँ से पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, जब तक आप अपना वकील नहीं रखे हैं ना, तो पुलिस आपको खूब बिचवा मारती है, आपको हर चीज़ उगलवाना चाहती है। लेकिन अगर आप अपना वकील जब रख लेंगे, जाएगा वकील अपना बात करेगा जब, तो वकील से नहीं करेगा, जानता है कि कानून जानता है, ऐसा हमरों को फंसा देगा। तो आप अपना वकील रख सकते हैं, वकील अपना जाएगा जज से बात करेगा, जज को जो करना होगा करेगा। तो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटा के अंदर जज के सामने ले जाना पड़ेगा। पुलिस चाहती नहीं है कि जज के सामने जाए, वो चाहती है कि जितना लेट होगा ना उतने हमको फायदा होगा, इसीलिए 24 घंटा कहा गया है। तो क्या करेगी कि शामवा को लेके जाएगी जज के सामने, चाहे शनिचर को लेके जाएगी कि कल छुट्टी है, जज साहब कहेंगे कि आज मन नहीं है, छोड़ो कल लेके आना, तो अब एक कब आएगा मंडे को, तब तक बीच में उसको समय मिल जाएगा। और वो क्या करेगा, पैसा लेके केस को रफा दफा कर देगा। वो सोचता है कि जितना लंबा खिंचाए, जज के सामने चला जाएगा तो पैसा अब मिलबे नहीं करेगा। केस जब चालू हो जाएगा ना तो पैसा कुछ नहीं करेगा, वो अब जज को पैसा खिलाना पड़ेगा। इधर पैसा दरोगा को पैसा खिलाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जितना लंबा वो सोचता है खींच के मार उड़ के इसको अब पैसा लिया जाए, तब जज के सामने ले जाया जाएगा, चाहे यहीं पर केस रफा दफा कर दिया जाएगा। इसलिए इसको समय दिया गया है कि 24 घंटा में लेके जाइए, नहीं तो पुलिस का कोई गारंटी नहीं है। और आप अपना वकील रख सकते हैं। तो आप पे FIR होगा तो वारंट आया लेके आपको जब ले जाता है जेल में ना, जब आपको वारंट दिखाएगा कोई, या पुलिस आपको जेल में ले जाती है, फिर अगर जज के सामने 24 घंटा के अंदर वो ले गई और आपको जज बेल दे दिया तब तो ठीक है। अगर आपको जज बेल नहीं दिया, न्यायिक हिरासत में रख दिया है और पता चला कि आप जिसको मारे थे वो मर गया, तो पुलिस को जब कोई सबूत मिलेगा तो वो आएगी जज के सामने, जज के सामने कहेगी कि सरकार वो बहुत खतरनाक अपराधी है, उससे कुछ पूछताछ हम लोग को करना है, कुछ सबूत उससे इकट्ठा करना है, आप उसको
पुलिस रिमांड पर दे दीजिए, 7 दिन के पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, पूछताछ करना है, ले जाओ इसको, पुलिस के रिमांड पर दे देता है जज। और वहाँ पर जब इसको ले जाती है ना पुलिस रिमांड पर, कोई चला गया तो खूब लतियाता है, खूब लतियाता है, और ऐसा मारेगा कि जज के सामने आप दिखा भी नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा जगह पर मारेगा। और उन लोग मारेगा तो अंदर ही चोट लगेगा, बहुत खतरनाक मारता है उन लोग पुलिस वाला अपराधी। इसीलिए सोचिए कि तब बेल मिल जाए आपको, आना तो खतरनाक अपराधी है तो आप न्यायिक हिरासत में रहिए, आप अपना वकील ऐसा टाइट रखिए कि आपको जेल में ही रहें, पुलिस रिमांड पर ना जाने दें। लेकिन वैसा जुर्म रहेगा तो पुलिस रिमांड पर जाना ही पड़ेगा। अब वकीलों सब अपना ध्यान में रखे करे, वकीलों सब मिला जुला होता है, दोनों पक्षवा का वकीलवा अपने में पैसा लेगा दोनों ओर से, अपने बात बतिया लेगा कि लंबा केस को खींचो केस को, जितने लंबा केस खिंचाएगा दोनों आदमी का फायदा होगा। तो वकीलों को चुतिया होता है कई गो बढ़िया वकील भी होता है, आपका बचा भी लेगा, समय बचाएगा, आपको भी बचा लेगा। जो न्याय व्यवस्था हम लोग इंडिया के इतना खराब हो गई है कि कोई केस को खत्म होने में ना पता चल कर निर्दोष भी साबित हो रहा है तो वो सजा से अधिक सजा भोग ले रहा है। मान लीजिए हम पे केस हो गया कि आप मर्डर किए हैं, हम गए और हमारा सुनवाई कब हुआ, 10 साल बाद हुआ। अब मान लीजिए हम वास्तविक में मर्डर किए हैं तो 10 साल तो हम पहले ही जेल में रह गए हैं, बड़ा लंबा समय लग जाता है। चाहे निर्दोष साबित हुआ तो उतना दिन तो हम जेल में रह गए झूठों का, जितना दिन हम पे केस चल रहा था, तो बहुत लंबा समय लेता है। ये वो कहानी है कि एक बूढ़ा आदमी था, वो जज के मतलब उस पर केस चल रहा था, बहुत दिन लंबा केस चला था, 20 वर्ष लंबा केस चला। और उसके बाद होते होते वो आदमी जब ठीक ठाक था, चलने फिरने लायक था, तभी उस पर केस हुआ था। और वो जब निर्दोष साबित हुआ ना तो 20 साल बाद वो बूढ़ा हो गया था। और जब निर्दोष साबित हो गया उस समय, तब उस जज साहब उससे कहें कि आपको भारत मतलब हम लोग की न्याय व्यवस्था पर आपको विश्वास है ना, जब देखें न्यायपालिका का पावर आपको निर्दोष साबित कर दी ना, तो जज आप खुश हैं ना। तो बूढ़ा व्यक्ति जानते हैं जज से क्या कहा कि सरकार हम तो खुश है कि हम निर्दोष साबित हो गए, लेकिन हम इतना दिन में ये देखें कि आपसे ज़्यादा पावर, जज से ज़्यादा पावर एक दरोगा का होता है। तो अब तो खिसिया गया जज, सोचने लगा कि दरोगा का कौन सी पावर है, जब चाहेंगे दरोगा को हम थप्पड़िया देंगे, जब चाहेंगे दरोगा को जेल में डलवा देंगे, जब चाहेंगे दरोगा को सस्पेंड कर देंगे, दरोगा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। तो वो पूछा जज कि काहे आप कह रहे हैं कि दरोगा का अधिक पावर है। तो कहा कि देखिए जज साहब, आप तो हमको निर्दोष साबित कर दिए, लेकिन आप निर्दोष साबित करने में 20 साल लगाए, और दरोगा हमसे उसी समय 20 साल पहले ही कह रहा था कि आप 50,000 रुपया हमको दे दीजिए और केस को आपको यहीं पर रफा दफा कर देंगे, निर्दोष साबित कर देंगे। तो बताइए कौन अधिक पावर में हुआ, दरोगा उसी समय हमको निर्दोष साबित कर देता। तो सिस्टम हम लोग का ऐसा खराब हो गया है कि किसी आदमी को निर्दोष भी साबित होना है ना लंबा समय, हालांकि खींचना चाहिए समय, 1 साल 2 साल खींचिए कि सबूत जुटाने में भी टाइम लगता है, चाहे जो सच्चाई है वो पता चल जाए, तो 1-2 साल लगना चाहिए। लेकिन इतना जनसंख्या है, कोर्ट की संख्या कम है, जजों की भी संख्या उस कोर्टों में जितना कोर्ट है उसके अनुसार जज भी नहीं है, इतना बड़ा जनसंख्या है, बहुत दिक्कत हो जाता है। फाइल कोई को पड़ा है 10-10 साल पहले का, तो आपका फाइल कौन सुनेगा, आपका तो 10 साल बाद में नंबर आएगा। इसलिए कभी भी सोचिए कि इस सब के चक्कर में ना पड़े, कोई आपसे अपराध ना हो। और एक होता है आप अपराध, एक बेल कहा जाता है, बेल, आप अपना बेल भी मिलता है। अगर जज आपको बेल दे दिया तो वकील रखेंगे तो बेल दे देगा, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और एक होता है ऐसा बेल कि मान लीजिए आपको FIR हुआ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम पे FIR हुआ है, तो आप दरोगा के आपके घर आने से पहले, पुलिस के आपके घर आने से पहले आप ही खुद वकील लेके कोर्ट में चले जाइए, और कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से कहिए कि सरकार हम पे कोई FIR कर दिया है, हम जुर्म नहीं किए हैं, हम देखिए आपका सब चीज़ हम लाए हैं, गवाह भी लाए हैं, हम बढ़िया आदमी हैं, वकील आपका वकील आपका बारे में बताएगा। और इसको क्या कीजिए कि पहले ही बेल दे दीजिए। जब पहले ही जज साहब देगा ठीक है क्या इसको फंसाना है, आपको पहले ही बेल दे देगा। उसको कहा जाता है एंटीसेपेट्रिक बेल। क्या कहता है उसको, एंटीसेपेट्रिक बेल कहा जाता है। आपको पहले ही एक बेल दे देगा, लिख देगा कि ठीक है इसको बेल दे देते हैं हम, आप जब आपका केस होगा, जब आपको हाजिरी देना होगा तो आप आ जाइएगा, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। जब पुलिस दरोगा आएगा तो आप उसको दिखा दीजिएगा, तो आपको पकड़ कर नहीं ले जाएगा, आप थाना में जाकर घूम सकते हैं वो एंटीसेपेट्रिक बेल लेके, कहिए कि आप हम लोग को पकड़ो, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। आप दरोगा से डायरेक्ट बतियाइए कितना में सल्टाना है। तो ये देख लिए 22 नंबर में 3 गो हम लोग को मिलता है कि आपको कारण दिखाना पड़ेगा,
फिर कहा है कि आपको 24 घंटा के अंदर जज के सामने ले जाना पड़ेगा पुलिस को, और 3 नंबर में कहा है कि आपको वकील रखने की सुविधा दी जाएगी। और 4 नंबर में ही इसके एक बात और कह दिया गया है। इस अब इतना देख लिए ना कि आपको कितना सुविधा मिल रही है। 4 नंबर का देखिए कि क्या कहा है। इसमें कहा है निवारक निरोध, निवारक निरोध, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसमें समझिए कि क्या कहा गया है। ये तो 3 को देख लिए, बहुत खुश हो गए आप कि बहुत बड़ा व्यवस्था मिला है हम लोग को, संविधान हम लोग को बहुत सारा हक दे दिया है। लेकिन 4था नंबर में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आपको सजा से पहले ही, अगर आप निर्दोष साबित हैं, आप पे कोई FIR नहीं किया गया है ना, तो वो पुलिस आपको उठा सकती है, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसमें ही कह दिया गया। आपको ये कहीं गिरफ्तार, हमको तो कहा गया कि वारंट दिखाना पड़ेगा, बिना कारण बताए आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप अपराध नहीं किए हैं, लेकिन आपके होने से अपराध हो जाए, अगर पुलिस को पता चल जाए कि अपराध करने वाला है, तब पुलिस बिना कुछ किए ना जज के सामने ले जाएगा, ना वारंट दिखाएगा, ना वकील रखना, कुछ ना, आपको गिरफ्तार कर लेगा। अगर मान लीजिए आपके होने से कोई बड़ा दंगा होने वाला है, पुलिस को भनक मिल गया कि अगर ये आदमी रहेगा ना तो बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, बहुत जान माल की हानि हो जाएगी, चाहे कुछ घटना ऐसा करवा देगा, कुछ इसको अगर बोल दिया जाके, मान लीजिए कोई मुद्दा पर विचार हो रहा है, अब कोई वैसा व्यक्ति है जिसके बोलने से बस बहुत बड़ी आदमी आ सकती है सड़क पर, तो पुलिस क्या करेगी, चुपचाप वो आदमी को बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लेगी। उसी को कहते हैं हम लोग निवारक निरोध। उसको इसमें एक होता है नजरबंद, नजरबंद कहा जाता है इसको, नजरबंद। नजरबंद आप सुने होंगे कि आप वो नजरबंद हो गया है। कश्मीर में सुने होंगे कि महबूबा मुफ्ती को, जो वहाँ के बढ़िया बढ़िया नेता थे, फारूक अब्दुल्ला, सबको नजरबंद कर दिया है। जब 370 हट रहा था ना, उससे पहले ही एक दिन पहले बिना पुलिस कुछ बताए सबको गिरफ्तार कर ली। इसमें होम अरेस्टिंग होता है, कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। अगर उसको भनक लग गया कि आपके चलते अपराध होने वाला है, अपराध आप किए नहीं हैं, इस सब में देखिए, अगर आप अपराध कर दिए हैं तब आपको कारण बता के ले जाएगा, जज के सामने ले जाएगा, वकील रखने की सुरक्षा देगा। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया कि आपके चलते अपराध होने वाला है, तो बिना कुछ बताए आपको ना वारंट दिखाएगा, ना जज के सामने ले जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लेगा। कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है, आपके घर से उठा ले जाए, जेल में लेकर चला जाएगा, या आपके घरे में बंद कर देगा, किसी से मिलने जुलने नहीं देगा, आपका सब फोन का ले लेगा, सब चीज़ ले लेगा, ना रिश्तेदार से आप मिल सकते हैं, ना कहीं आदमी से मिल सकते हैं, कुछ नहीं करेगा, अपने घरे में रहिएगा, पुलिस आप पे छापा मार देगी। या आप कहीं होटल में ठहरे हैं, वहीं पर आपको बंद कर देगी, कहीं पर भी, या आपको ले जाकर जेल में डाल देगी बिना कुछ बताए। उसी को कहा जाता है निवारक निरोध, नजरबंद। अगर देश विरोधी कोई भी काम करने वाले हैं आप, चाहे आपको लगा ऐसा कि आपके चलते दंगा हो जाएगा, तो आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। ये समझ गए? तो हम लोग को संविधान पावर भी दिया है कि आपको कारण बताया जाएगा, हर चीज आपके साथ किया जाएगा। ये छोटा मोटा के लिए दिया है। अगर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अगर पुलिस को पता चल गया कि व्यक्ति के चलते हो सकता है, तो बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर सकता है। और कितना दिन तक नजरबंद में? 3 माह तक, 3 महीना सीधे आपको बंद कर देगा, कुछ नहीं बताएगा कि काहे बंद किए हैं और क्या दिक्कत है। अब जज के सामने भी नहीं ले जाएगा, आपको 3 महीना किसी से मिलने जुलने भी नहीं देगा, खाना पीना देगा, बस आराम से रहिए। कश्मीर में अगर नजरबंद नहीं हुआ रहता तो 370 हटा रहता, उन लोग इतना जहर उगिलता कि सब वहां पर दंगा फसाद करवा देता। इसीलिए उन लोग को होम अरेस्ट कर दिया गया था, नजरबंद कर दे, पत्ते नहीं चला कि कहाँ है उन लोग। उन लोगों को सीधे 1 साल तक रहे। अगर 3 महीना रखा ना, 3 महीना के बाद फिर बढ़ा देगा, और फिर बढ़ा के 3 महीना, फिर बढ़ा के 3 महीना, एक बार लगाएगा तो 3 महीना आपको रख सकता है, फिर लगा के फिर 3 महीना, आपको कितना दिन भी रख सकता है। तो ये समझ गए निवारक निरोध। तो निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको समझ गए आप, नजरबंद को भी समझ गए। तो 22 नंबर हम लोग को कहा था, बहुत सारा हम लोग को सुरक्षा भी दिया था, और 22 नंबर में ही लिखा गया है कि अगर कोई वैसा काम होने वाला है जिसके चलते बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आपको बिना कारण बताए ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है हम लोग का खत्म हो गया। 19, 20, 21 और 22 4 आर्टिकल में खत्म हो गया। समानता का अधिकार पिछले वीडियो में देख लिए हैं, इस वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों स्वतंत्रता थी, इसी के चलते हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्र हैं। इसलिए इसमें थोड़ा लंबा टाइम लग गया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप इतना तक इस वीडियो को देख लिए, इसके लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब अगला अधिकार जो हम लोग को मिला है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।